जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और आप सभी अपनी पढ़ाई तैयारी को एक बहुत ही दुरुस्त और शानदार वाले अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। देखो, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करूंगा कि ये जो क्लास हमारी चल रही है, ये हमारी 3 बैच के साथियों के लिए चलेगी, जिसमें हमारे तो शामिल होंगे दिल्ली पुलिस के साथी, दिल्ली पुलिस के वो साथी जिनका कांस्टेबल, एचसीएम और ड्राइवर का एग्जाम है, उसके अलावा एसएससी-जीडी और उसके अलावा हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथी। ये पांचों परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका स्तर बिल्कुल सेम है और इनमें पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्न बिल्कुल समान स्तर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मेहनत को बचाने के लिए, क्लास को कम करने के लिए ऐसा किया गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर लेवल में 19 और 20 का भी फर्क होता तो भी मैं इस क्लास को ऐसे कंबाइन नहीं करता, बट कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि सभी का लेवल बिल्कुल एक जैसा है। इससे अच्छा है कि 3 जगह एनर्जी लगाने से अच्छा है एक जगह अच्छे से एनर्जी लगा दी जाए। हाँ, एडब्ल्यू और टीपीओ वाले साथियों को, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ वाले साथियों को ये क्लास अलग से नहीं लेनी है। उनके लिए मैंने लगभग 70-77 क्लास, लगभग 77 के आसपास क्लास कराई है, क्योंकि वहाँ पे लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। हार्डकोर 11th और 12th वहाँ से पूछी जानी है, इसलिए उनके लिए अलग से क्लास लगाई है। तो उम्मीद है अब तक, चाहे हम बात करें एसएससी-जीडी की या दिल्ली पुलिस की या यूपी पुलिस की, लगभग सभी साथियों ने या तो अपनी तैयारी को पूरा कर लिया है या वो तैयारी में लगे हुए हैं। अभी देखिए, आप सभी का एक बड़ा यही डाउट था कि फिजिक्स की क्लास कब से शुरू होगी, कब से शुरू होगी। तो आज से बिल्कुल आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है और उम्मीद है कि बाकी विषयों की भी तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अच्छा भाई, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं आरडब्ल्यूए पर पिछले 3 वर्षों से हूँ। और मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसे इंट्रोडक्शन एक नहीं देते हैं, बस हम सीधा क्लास से मतलब रखते हैं। और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, मैं दिल्ली जल बोर्ड में हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर की मेरी पोस्ट है। इसके अलावा आप बता दें कि आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप जानते हैं कि हम अभी क्या पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे फिजिक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स के सिलेबस की, कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद मैं आपको इस तस्वीर का मतलब भी बता रहा हूँ कि इस तस्वीर में हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर अपना पढ़ना है यूनिट्स यानी कि मात्रक। सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा यूनिट्स यानी कि मात्रक। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा मेजरमेंट। अच्छा, मुझे बताइए कि किन किन साथियों के पास अलग से कॉपी लेके बैठे हैं, फेयर कॉपी लेके बैठे हैं। देखो, एक गलती हम लोग कर रहे होते हैं कि सिर्फ हम क्लास सामने फोन रख लिया, बस क्लास को देख लिया और ये मान लेते हैं कि ठीक है, मुझे ये सारी चीजें याद हो गई हैं। याद करने का ये क्रम नहीं होता है। आपको करना क्या है, आज अगर आप नहीं भी लेके बैठे हैं एक फेयर कॉपी, आज चाहे रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, लेकिन कल से आप सभी को अच्छे से इसको फेयर कॉपी में नोट करना है। ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना पड़ेगा। नोट करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हुआ जाऊंगा तो आप नोट करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर लिखना बंद करता हूं तो वहीं आप लिखना बंद कर देना, कलम रख के। आपको अगर छूटा हुआ कब नोट करेंगे, उसके लिए मैं आपको बाद में समय देता हूं। जो भी छूटेगा आपका, उसके लिए हम आपको समय देंगे। तो सभी को साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। वो कोई ऐसी ऐसी कॉपी मत ले लेना जो कहीं नोट्स की बची हुई बनी हुई हो, फिर उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मेरे साथ नोट करते रहिएगा। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मोशन यानी कि गति। चौथा चैप्टर हमारा रहेगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। अगले चैप्टर हमारे रहेंगे गति के नियम के बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हर एक चैप्टर का अपना एक मतलब है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे भी। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ढेरों सारी तरह की हमारी जो उत्सुकताएं हैं उसका इसमें समाधान होता है। सातवां चैप्टर है हमारा प्रेशर यानी कि दाब। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेव यानी कि तरंग। एक बड़ा कंफ्यूजन की क्या अनुप्रस्थ तरंग है, क्या अनुदैर्ध्य तरंग है, वो तमाम चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके अलावा नौवां चैप्टर जो है वेव के बाद हम नौवां चैप्टर जो है पढ़ेंगे साउंड यानी कि ध्वनि। 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। एक बहुत लाजवाब चैप्टर आप सभी के लिए, जिसमें उत्तल अवतल दर्पण, कैसे प्रतिबिंब छोटे बड़े बनते हैं, तमाम तरह की जानकारी। उसके बाद हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और लास्ट हम करेंगे मैग्नेटिज्म के साथ में, चुंबकत्व के साथ में, जिसमें आज तक आपने शायद जनरेटर को केवल देखा होगा, जबकि मैं आपको क्लास में ही बिजली बना के दिखाऊंगा कि कैसे जनरेटर काम करता है, कैसे बिजली बनती है जनरेटर से। वो क्लास में आपको बिजली बना के मैं दिखाऊंगा इस लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अप्रॉक्स क्लासेस कितनी होंगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका तेजदार भाई। लगभग हमें अच्छे से सारी चीजों को समझने के लिए लगभग देखो, आप जिन एग्जाम के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, किसी का भी कोई एग्जाम अभी जल्दी में नहीं है, तो मैं जो कंफर्टेबल होता हूं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने में, तकरीबन मुझे 25 क्लासेस चाहिए होती हैं। बाकी आपकी समझ के ऊपर है। अगर कहीं आप ऐसा कहते हैं कि भैया थोड़ा स्लो चलिए, तो 25 से 30 क्लासेस में हम सिलेबस को खत्म करेंगे। 25 से प्लस ही करेंगे, कभी भी हम जल्दबाजी में इसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लगभग 25 से 30 क्लासेस में आपका सिलेबस कवर होगा। सबसे अच्छी बात इस बैच की यही है कि किसी का भी कोई सामने एग्जाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि महीने 1.5 महीने बाद किसी का भी कोई एग्जाम है। तो ये सभी उन साथियों के लिए क्लास है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, ड्राइवर, उसके बाद यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए है और एसएससी-जीडी वाले साथियों के लिए है। इसके अलावा आप देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि भैया इस एग्जाम के लिए है या नहीं है, उस एग्जाम के लिए है या नहीं है। मैं आपको एक चीज बिल्कुल बता रहा हूं, देखो, जिस भी एग्जाम में सिलेबस में स्पेशल साइंस आ रही है उसके लिए ये नहीं है। स्पेशल साइंस एडब्ल्यू टीपीओ में स्पेशल साइंस है, ग्रुप डी में स्पेशल साइंस है, एनटीपीसी में स्पेशल साइंस है, टेक्नीशियन में स्पेशल साइंस है, वहां के लिए ये क्लास नहीं है। एयरफोर्स के लिए ये क्लास नहीं है। जहां पर साइंस जीएस के अंदर आ रही है, यानी कि वो एक बेसिक साइंस होती है, जैसे सीएचएसएल है, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए अच्छे से काम करेगी, सिवाय एडब्ल्यू टीपीओ के। या एसएससी के एक एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर 11th और 12th की हार्डकोर साइंस पूछी जाती है, उनके लिए नहीं है। बाकी सभी के लिए ये क्लास है। उम्मीद है आप सभी का ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट आप सभी का पैर को लेकर है। पैर का मेरा ऑपरेशन हुआ था, बहुत सारे साथियों को शायद पता है, तो वो पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल था, चीजों में आराम है, बट थोड़ा सा ऑपरेशन ही होता है ऐसा है कि इसमें पूरी तरह से ठीक होने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। अभी 2.5 महीने मुझे हुए हैं। वैसे मैं सारी क्लासेस बैठ कर ले रहा हूं, लेकिन कोई नहीं, आपकी क्लास को खड़े होकर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथी नए हैं, फिर बहुत सारा समय इसी बात में चला जाता है बताने में कि आप बैठ के क्लास ले रहे हैं, बैठ के क्लास ले रहे हैं। इसलिए कोई इशू नहीं है, 1 घंटे तो मैं मैनेज कर सकता हूं। मेरी लगातार 3 क्लास होती हैं, आपसे पहले की क्लास बैठ के ले लेता हूं, आपके बाद की क्लास केवल क्लास में खड़े होकर ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, चलो
तो अब हम सीधे बिल्कुल शुरुआत करेंगे अपने यूनिट्स पे। अरे यार मक्खी ने गड़बड़ कर दिया। अबे मक्खी जी तुम कहाँ से आ गई? हाँ चलो, तो सीधा हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से जिसका नाम है मात्रक। तो चैप्टर नंबर 1 डालेंगे आप और इसका नाम है यूनिट्स यानी कि मात्रक। मतलब ये चैप्टर यूं मानो ऐसा है जैसे एक मकान की नींव होती है। अगर मकान की नींव बहुत स्ट्रांग है तो आप उस पर चाहे जितना बड़ा मकान बनाते चले जाइए, आप चाहे जितना ऊंचा मकान बनाते चले जाइए, आराम से बन जाएगा। अगर मकान की नींव स्ट्रांग नहीं है तो मकान भी आपका कमजोर रह जाएगा। इसलिए देखेंगे आप कि इस चैप्टर के बाद जो साथी बीच में आएंगे उनके सिर्फ और सिर्फ डाउट रहेंगे ये क्या है वो क्या है। देखिए हमारा एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है, हम राशियों में मात्रकों में पहचान नहीं कर पाते हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो कभी हम इन चीजों को बारीकी से नहीं पढ़ते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्वांटिटी कहलाती है, क्या यूनिट कहलाती है, केजी का मतलब यहाँ द्रव्यमान से है या किलोग्राम से है। हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे क्या सर जी? प्लीज अच्छे से लिखना। हाँ, आप बताइए मुझे क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या या ठीक लिखा हूं मैं? मुझे बता दीजिए कि क्या कोई दिक्कत है। इस तरह से लिखेगा तो चलेगा ना? मैं इसी तरह से लिखूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज साथी, इंग्लिश और हिंदी का डाउट है आपको मेरी क्लास में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इंग्लिश वाले साथियों को कभी ये नहीं लगेगा कि आपको कोई 1% भी दिक्कत हो रही है। आपको 100% समझ में आएगा। फुल्ली क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। पूरी क्लास हाथ से लिख के पढ़ेंगे हम, आराम आराम से बढ़िया से अपने नोट्स बनाएंगे तसल्ली से, चाहे 2 क्लासेस में और फालतू लग जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो अगर आप किताबों में डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तो वही कुछ ऐसा लिखा मिलेगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन देखो इसकी डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी। तो क्यों हम जबरदस्ती वाली डेफिनेशन पढ़ें? क्यों ना हम वो सीखें जो हमारे आसपास है। अरे भाई फिजिक्स से तुम घिरे हुए हो, तुम्हारे पूरे आसपास पूरी भौतिकी है, फिजिक्स है, फिर उसके लिए एक ऐसी डेफिनेशन क्यों पढ़नी जो हमारी समझ में नहीं आए? भाई फिजिक्स क्या है तुम अपने आसपास नजर उठा के देखिएगा। आज तुम्हारी दुनिया को जितना आसान बना दिया है वो सब भौतिकी ने और इंजीनियरिंग ने ही तो बनाया है। आपको गर्मी लगी, आपको पंखा दे दिया। आपको बहुत जल्दी जाना हुआ, आपको बाइक दे दी, आपको कार दे दी, आपको बुलेट ट्रेन दे दी, आपको एरोप्लेन दे दी। ये सब किसकी मिलीजुली कवायद है? ये सब भौतिकी की और इंजीनियरिंग की मिलीजुली कवायद है। भौतिकी ने सिद्धांत दिए, फिजिक्स ने प्रिंसिपल दिए और उनको आपके असल जीवन में किसने उतारा? इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग के थ्रू आपके असल जीवन में उतार दिया। तो आप अपने आसपास देखें, मानव निर्मित तमाम चीजें भौतिकी का फल है, भौतिकी का रिजल्ट है। उसके अलावा मानव निर्मित चीजों से परे अगर हम प्राकृतिक चीजों को देखें, अच्छा हमारा प्रकृति से मतलब क्या होता है? हमारा प्रकृति से मतलब होता है, हमारा नेचर से मतलब होता है केवल ये हरियाली, ये पेड़ पौधे नहीं। नेचर केवल हरियाली तक सीमित नहीं है। नेचर का अर्थ वो सब कुछ है जिससे ये पूरा संसार, ये पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है यानी संचालित होता है। अरे भाई क्या कभी आपने नहीं सोचा अपने इस ब्रह्मांड के बारे में? हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं ऐसे करोड़ों अरबों ग्रह इस पूरे संसार में हैं। हमारा एक सूर्य है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों सूर्य इस संसार में हैं। हमारी पूरी गैलेक्सी है। आप सभी ज्योग्राफी के छात्र हैं, समझते होंगे। हमारे तमाम सोलर सिस्टम को मिलाकर, सब चीजों को मिलाकर एंड्रोमेडा या हमारी अपनी गैलेक्सी बनती है। ऐसी ही करोड़ों अरबों गैलेक्सी इस संसार में है। इस सबको मिलाकर हम नेचर कहते हैं। आप अपने आसपास देखें, ये बारिश का होना, ये बिजली का गड़गड़ाना, ये तूफानों का आना, ये भूकंपों का आना, ये सुनामी का उठना, ये सब क्या घटनाएं हैं? ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं और ये इंसान के लिए एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। शुरुआत से ही इंसान ने बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की। तो उसने पर्दा तब उठाया जब उसने भौतिकी का आविष्कार कर लिया। मतलब पर्दा उठाने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए उसे कुछ टूल्स की जरूरत पड़ी, कुछ नियम कानूनों की जरूरत पड़ी और उन नियम कानूनों को बनाने के लिए हमें भौतिकी की जरूरत पड़ी। कुल मिलाकर बात है। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं तो आपने गणित सुना होगा, कैलकुलस। पता है कैलकुलस किस लिए बना था? सिर्फ और सिर्फ न्यूटन साहब ने कैलकुलस को बनाया था। इतने खतरनाक साइंटिस्ट यार, उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक छोटी सी कैलकुलेशन उन्हें करनी थी, वो कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, उसी के लिए उन्होंने पूरा गणित बना डाला। तो ये है फिजिक्स, ये है भौतिकी। कैलकुलस भौतिकी के अंदर ही आता है, फिजिक्स के अंदर ही आता है। तो ये तमाम आपकी जो नेचुरल घटनाएं होती हैं, प्रकृति की तमाम घटनाएं होती हैं, ये मिस्ट्री जो है यूनिवर्स की यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जो रहस्य है, इनसे पर्दा उठाने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, भौतिकी को पढ़ते हैं। तो बड़ी आसान सी भाषा में हम लिखते हैं कि फिजिक्स क्या है। आप मेरे साथ नोट करेंगे कि फिजिक्स जो है भैया जी ये है प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन यानी कि दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। बस बिल्कुल सीधी सी बात है। जब भी हम नेचर के बारे में जानने की इच्छा रखेंगे तो हम कहेंगे कि हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमें फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, हमें भौतिकी का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए, नोट करिए फटाफट से। आज मेरा चंडीगढ़ पुलिस का केस चल रहा था, वो आज क्लियर हो गया। आरडब्ल्यू से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया आसिफ भाई, वेरी गुड वेरी गुड। वर्कशीट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम उसके क्वेश्चन कर लिया करेंगे, है ना? जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम उसके क्वेश्चन कर लिया करेंगे। वर्कशीट में मैं आपको क्वेश्चन दूं फिर आप कंफ्यूज हो जाएं, कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। आप तो आर्मी वाले गुरुजी है ना, ऋषि कुमार। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं हाँ पूरा अपना डिफेंस चैनल देखता हूँ। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, यूपीएसआई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप चाहते हैं वर्कशीट तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है? जब आपका नोट हो जाएगा तो एक बार थम्स अप कर देना, तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो, सभी का नोट हो गया। तो प्रकृति के अध्ययन को हम भौतिकी कहते हैं। अब एक साथी की मेरे की उत्सुकता थी कि वो ये जाने कि भाई देखो, जैसे ये है आपका सूर्य, ये है भैया जी हमारा सन। उसने मुझे कहा कि देखो ये है हमारा सन। मैंने कहा ठीक बात है भाई, सन के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी सन के आसपास चक्कर लगा रही है, नीला ग्रह है। मैंने कहा भाई बिल्कुल है। तो उसकी उत्सुकता क्या है कि भैया जी यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को जाने में जो समय लगा आप मुझे वो बताइए। यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को जाने में जो समय लगा आप मुझे वो बताइए। इसको नोट मत करना, ऐसी चीजें समझाने वाली जो हो उनको नोट मत किया करना। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुझे समय जानना है तो दोस्त तुझे 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो आपको चाल पता होनी चाहिए यानी कि स्पीड पता होनी चाहिए और एक आपको दूरी पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें उसे पता होंगी तो डेफिनेटली वो समय निकाल लेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर वो बहुत आराम से इस चीज को निकाल लेगा, ठीक है? तो मुझे आप बताइए कि प्रकृति को समझने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। चाल है, दूरी है, समय है, इनका क्या नाम होता है? और भी ऐसा ही आप कुछ कुछ पढ़ते हैं, जैसे त्वरण पढ़ते हैं, बल पढ़ते हैं, संवेग पढ़ते हैं, आवेग पढ़ते हैं, इंपल्स, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजें जो भी आप पढ़ते हैं मुझे आप बताइए कि इन सब के क्या नाम होते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि इन तमाम चीजों को हम लोग कहते हैं राशियां यानी कि क्वांटिटीज। देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भैया जी, बहन जी, आप इन चीजों को अच्छे से समझें कि इसको क्या कहते हैं।
30% आपके डाउट इसी में क्लियर हो जाएंगे जब आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा ये है, ये है, अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए, बस मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो भी आप पढ़ते हैं वो राशियां पढ़ते हैं, और आप ये पाएंगे कि पूरी भौतिक विज्ञान में हर एक चैप्टर में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें राशियां पढ़नी है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो काफी हद तक एक क्लैरिटी मिलेगी। भाई हर एक चैप्टर में कुछ कुछ राशियां पढ़नी है, कुछ कुछ क्वांटिटीज पढ़नी है, किसी में 3 पढ़नी है, किसी में 5 पढ़नी है, किसी में 8 पढ़नी है, किसी में 10 पढ़नी है। केवल हमें क्या पढ़नी है, राशियां पढ़नी है, क्वांटिटीज पढ़नी है। तो मैं राशियों की डेफिनेशन क्या लिखता हूं कि भाई राशियां क्या होती हैं। राशियां जो कि प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है, फिजिक्स को समझने के लिए जरूरी है, और असल में सवाल ही राशियों से बनता है, क्वांटिटीज से बनता है। तो राशियां क्या होती हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं, कि वो जिनकी मदद से हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिनकी मदद से हम भौतिकी को समझते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल आपकी भाषा में बता दिया कि भाई राशियां क्या होती हैं, वो जिनकी मदद से हम भौतिकी को समझते हैं। विच या विद द हेल्प ऑफ देम, विद द हेल्प ऑफ देम वी अंडरस्टूड फिजिक्स, कि भाई इनकी हेल्प से हम फिजिक्स को समझते हैं। फटाफट से नोट करिए और थम्स अप कर देना जब नोट हो जाए। कई बार हम ऐसे भी एक परिभाषा पढ़ते हैं राशियों की, कि राशियां वो होती हैं जिनको मापा या तोला जाता है। राशियां वो हैं जिनको मापा या तोला जाता है, ठीक है, वो भी एक डेफिनेशन है। पेपर में कौन सी आएगी, राशियों की कोई परिभाषा नहीं आती है। बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि राशियां होती क्या है, क्वांटिटी होती क्या है, कितने नंबर की आती है। देखिए चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एचसीएम की बात करें, हम ड्राइवर की बात करें, हम यूपी पुलिस की बात करें, या हम एसएससी जीडी की बात करें, आर्मी फिजिक्स के आप कई बार 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कई बार 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग में आ जाता है कि अगर इस चीज को ये कहते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं। इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपका पाया जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास किताब है, नोट्स बनाऊंगा नहीं भाई, नोट्स सभी बनाओ, नोट्स सभी बनाओ। हाथ से लिखी हुई चीजों से बेहतर कुछ भी नहीं होता। किताबें, फोन की पीडीएफ हमेशा ऐसे ही रखी रह जाती हैं। सबसे बेहतर चीज है आपके नोट्स जिन्हें आप अपने हाथ से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि राशियों की मदद से हम भौतिक विज्ञान को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ राशियों की बात मैं आपसे पूछता हूं। मैंने आपसे कुछ राशि पूछी, कुछ क्वांटिटी पूछी। जैसे कि क्वांटिटी है आपकी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक क्वांटिटी है। द्रव्यमान क्या होता है, जो भी आप बाजार से चीनी तोल के ला रहे हो, आलू तोल के ला रहे हो, कुछ भी तोल के ला रहे हो, सब्जी तोल के ला रहे हो, ये सारी की सारी चीजें द्रव्यमान है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम मास। मान के चलिए एक हमारा भाई गया दुकान पर चीनी लेने, द्रव्यमान लेने, द्रव्यमान में वो चीनी ले रहा है और दुकानदार से उसने कहा कि अंकल जी मुझे ना आप 10 चीनी दे दो, 10 शुगर दे दो। क्या दुकानदार समझ पाएगा कि भाई 10 चीनी क्या होती है। आर्मी जीडी के लिए ये बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट क्लास है आर्मी जीडी के लिए, बहुत सारे साथियों का डाउट है। उसने कहा कि अंकल जी मुझे ना आप 10 चीनी दे दो, 10 शुगर दे दो। क्या दुकानदार समझेगा? दुकानदार कहेगा भैया तेरा रात का नशा ना उतरा दिखा यार, ढंग से बात कर, 10 चीनी क्या होती है। तो आपको कहेगा अच्छा अंकल जी मुझे ना आप 10 किलोग्राम चीनी दे दो, ऐसे तो बोलेगा। तो आप एक बात समझें कि एक शब्द के बगैर ये सूचना आधी थी। ये क्या है? एक राशि। तो ये जो राशि है द्रव्यमान, ये जो क्वांटिटी है, ये इस शब्द के बगैर अधूरी है। इस शब्द को क्या बोलते हैं? तो भाई इस शब्द को हम बोलते हैं मात्रक, यानी कि यूनिट। मात्रक का अर्थ होता है जिसमें किसी भी राशि को मापा जाता है। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। अगर आपको कोई दूरी नापनी है तो किस में नापोगे आप? मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे, फुट में नापोगे। अगर समय नापना है तो किस में मापोगे? सेकंड में मापोगे, भाई मिनट में मापोगे, घंटे में मापोगे। तो ये तमाम जिनमें राशियों को मापा जाता है उनको हम कहते हैं मात्रक, यानी कि यूनिट्स। उसके अलावा एक दूसरी चीज की भी हमें जरूरत पड़ती है, इसका नाम होता है परिमाण। देखो आज तक शायद आप इस शब्द में कंफ्यूज रहे होंगे कि परिणाम और परिमाण में क्या फर्क होता है। परिणाम का मतलब है रिजल्ट, और परिमाण का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो परिमाण को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब मुझे एक बात समझ में आई है कि किसी भी राशि को अगर मुझे व्यक्त करना है तो मुझे परिमाण और मात्रक, मैग्नीट्यूड और यूनिट, 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कब एक बार हम सबकी जी भैया मुझे ये बात समझ में आती है कि किसी भी राशि को मापने के लिए मुझे परिमाण और मात्रक, मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो राशि के बाद मैं अगली डेफिनेशन जो लिखूंगा वो मात्रक की डेफिनेशन लिखूंगा। और मात्रक क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं? तो यूनिट्स होती हैं कि जिनकी मदद से राशियों को मापा या तोला जाता है। क्या ये डेफिनेशन सभी को आती है? जो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी उनको हम किताबी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे ताकि हमें आराम से समझ सकें, याद हो सके। जिनकी मदद से राशियों को मापा या तोला जाता है। जिनकी मदद से राशियों को मापा या तोला जाता है वो क्या कहलाते हैं? मात्रक। यानी कि विद द हेल्प ऑफ विच, या विद द हेल्प ऑफ विच क्वांटिटीज आर बीइंग मेजर्ड, कि जिनकी मदद से राशियों को मापा या तोला जाता है उन्हें हम मात्रक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जरूर लिखेंगे कुछ एग्जांपल, जैसे किलोग्राम, ये एक मात्रक है किसका? द्रव्यमान का। ठीक है, ऐसे ही आपका मीटर एक मात्रक है किसका? दूरी का। ऐसे ही समय, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं आदि। कितने सारे मात्रक ऐसे हो सकते हैं। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे जी भैया क्लियर है, उतना मेरा नोट हो गया। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको मात्रक और राशियों में फर्क समझ में आ जाना चाहिए। भैया एक बात प्लीज सुन लिया करो महाराज जी, ग्रुप डी की क्लास नहीं कवर हो पाएगी। किसी एग्जाम का नाम लेकर आप पूछोगे तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो कमेंट जो है ना बहुत तेजी से चलते हैं और जरूरी नहीं है कि सभी के कमेंट को पढ़ा जा सके। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, प्लीज आप इस बात के लिए दिल छोटा मत करिएगा, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। असल में कमेंट ना बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। तो मैं आपको एक जनरल बात ये बता रहा हूँ, आपको ये चेक करना है कि किस एग्जाम के लिए है। तो जिनका मैंने नाम लिया उनके लिए तो है ही, उसके अलावा ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए है जिसमें साइंस जीएस के अंदर ही पूछी जा रही है। अगर साइंस किसी एग्जाम में स्पेशल पूछी जा रही है तो इसका अर्थ है कि वहां पर गहरी साइंस पूछी जाएगी। उसके लिए ये क्लास सफिशिएंट नहीं है, फिर उसके लिए रेस्पेक्टिव क्लास ही आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। नमस्ते सर, हमें कब से इंतजार था। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। आर्मी का रिजल्ट आजकल में ही आने वाला है दोस्त। ठीक है, तो ये बात भैया जी मुझे बड़े अच्छे से क्लियर हो गई कि मात्रक क्या होते हैं और राशियां क्या होती हैं। ठीक है, अब मात्रकों में भी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं मात्रकों में? आओ एक चीज पढ़ेंगे हम, अगली हेडिंग आप डालोगे। आप तो नीचे से कंटिन्यू कर लेना, मैं स्लाइड बदलता हूं, इसका मतलब ये जगह मेरे लिए काफी नहीं है अगला टॉपिक कवर करने के लिए।
एक चीज पढ़िए आप, मात्रकों की पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। ये क्या है मात्रकों की पद्धति? देखिए, जो साथी क्रिकेट प्रेमी होंगे वो इस बात को बड़े अच्छे से जानते होंगे कि कभी भी क्रिकेट की जो बॉल है उसका वजन किलोग्राम या ग्राम में नहीं मापा जाता। जैसे हम भारतवर्ष में बॉल का वजन किलोग्राम ग्राम में मापते हैं, लेकिन विदेशों में या किसी फॉरेन कंट्रीज में बॉल का वजन ऐसे नहीं मापा जाता। या जो लंबाई है, जैसे देखो हमारे यहाँ एक कॉमन भाषा है बोलचाल की, हम लंबाई किसमें मापते हैं? जनरली मीटर में मापते हैं। दुकानदार के पास जाएंगे, कपड़े वाले के पास, भैया हमें यार 2 मीटर कपड़ा दे दो। या कहीं सड़क नाप रहे होंगे, भाई ये तो 700 मीटर की दूरी तो कम से कम होगी है ना। खेती माप रहे होंगे, भाई 100 मीटर का खेत है कम से कम। तो हम जनरली मीटर में कंफर्टेबल होते हैं। वैसे ही बाहर के लोग जरूरी नहीं है कि मीटर में ही कंफर्टेबल होते हो, वो किसी और भाषा में कंफर्टेबल होते हैं। तो जरा बताओ, क्रिकेट वाले साथियों की बॉल का वजन किस में मापा जाता है? तो हम बेसिकली 3 राशियों के बारे में बात करेंगे। 3 राशियां हैं हमारी, क्वांटिटीज हैं, ये सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं। जब राशियों को पढ़ने की शुरुआत हुई तो यही 3 राशियां सबसे पहले पढ़ी गई, जिनमें सबसे पहली राशि है आपकी लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरी राशि है आपकी द्रव्यमान यानी कि मास, और तीसरी राशि है आपकी समय यानी कि टाइम। ये 3 राशियां, जब मैं आपको वहां से शुरू करा रहा हूं जहां से वैज्ञानिकों ने राशियों को पढ़ने की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे साथियों का उत्तर पाउंड या आउंस है। तो बॉल के वजन को कभी भी ग्राम किलोग्राम में नहीं मापा जाता, पाउंड या आउंस में मापा जाता है। देखो, दुनिया की 80% कंट्रीज में, दुनिया की 80% कंट्रीज में अगर आप लंबाई का मात्रक जनरली पूछोगे तो मीटर बोला जाएगा। देखो, जनरली का मेरा मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम लंबाई को किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं या हम लंबाई को फुट में नहीं माप सकते हैं, लेकिन हमारी जो साधारणतः बोलचाल की भाषा होती है, वो भाषा जिसमें हम अंदाजा बगैर तोले भी लगा देते हैं। भाई अगर चीनी में आपके हाथ पे इतनी सी रखूं और आपसे कहूं लो भैया 5 किलो चीनी, तुम कहोगे हैं 5 किलो तो ना है, लेकिन मैं आपके हाथ पे कहूं ये 4 पाउंड चीनी है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि पाउंड कितना होता है, क्योंकि आपने उसको नहीं देखा होता है। इसलिए मैं कहता हूं जनरल बोलचाल की भाषा हमारी। तो लंबाई को दुनिया के 80% देशों में, जिसमें हमारा भी देश शामिल है, पूरा एशिया महाद्वीप शामिल है, लंबाई को मीटर में मापना पसंद करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना पसंद करते हैं। देखो, जो चीनी आप दुकानदार से किलोग्राम में ला रहे हो उसे ग्राम में भी ला सकते हो। भाई आप कहोगे कि अंकल जी 1 किलो चीनी दे दो, या किलो को ग्राम में बदलोगे तो 1000 कह दोगे इसको। आप ये भी तो कह सकते हो, अंकल जी हमें ना 1000 ग्राम चीनी दे दो। अंकल जी कहेंगे अरे भैया तू यार डेली रात को नसाई करे, कई दिन कहे 10 चीनी दे दो, कई दिन कहे 1000 किलो चीनी दे दो, 1000 चीनी दे दो, 1000 ग्राम चीनी दे दो। तो उनको नहीं पता कि भाई दुकानदार अंकल को 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम बराबर चीज है। उनके लिए कंफर्टेबल क्या है सुनने में? 1 किलोग्राम सुनने में कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्राम में नहीं माप सकते, लेकिन कंफर्टेबल हम किलोग्राम में हैं। और समय का तो सार्वत्रिक मात्रक ही सेकंड है। मुझे लगता है कि एलियन भी अगर अपने दोस्त से कहता होगा और ज्यादा 10 सेकंड रुक मैं आ रहा हूं, तो वो सेकंड ही होता होगा। 200 में समय ऐसा ही चलता है। या किसी को भी आप कहते हो भैया 5 सेकंड रुक मैं आ रहा हूं, तो भाई समय का तो यूनिवर्सल मात्रक ही क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो ये कुछ 80% देशों की बात है। तो उन देशों में हम क्या कहते हैं, इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसका पहला शब्द उठाओ, इसका पहला शब्द उठाओ, इसका पहला शब्द उठाओ, और ये सिस्टम बन गया आपका एमकेएस सिस्टम। इसका हमने एक नाम दे दिया कि भाई ये है आपका एमकेएस सिस्टम, यानी कि एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस सवाल क्या आएगा पेपर में? सवाल पूछा जाएगा कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है। तो आप याद रखेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 80% देशों में। अब बचे हुए कुछ 10% देशों में, जैसे कि आपका शामिल है 10% में मान लीजिए आपका शामिल है ब्रिटिश कंट्रीज। जितनी भी आपकी ब्रिटिश कंट्रीज हैं उन सभी में सिस्टम जो चलता है उसमें लंबाई को फुट में मापना पसंद करते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापना पसंद करते हैं वो लोग साधारण बोलचाल की भाषा में। और समय तो देखो हर जगह सेकंड में ही मापा जाता है, समय को हर जगह सेकंड में ही मापते हैं। तो इस आधार पर हमने उनकी पद्धति का नाम क्या बनाया? अब तो आप भी बना सकते हैं। पहला शब्द उठाओ, पहला शब्द उठाओ, पहला शब्द उठाओ, और ये बनेगा आपका एफपीएस सिस्टम। हिंदी में हम इसको कहते हैं एफपीएस पद्धति। ये क्लियर है आपको? एक बार फटाफट थम्स अप करें कि जी भैया मुझे ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू। देखिए मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा आपसे, 3-4 क्लास में आपको खुद ही एक समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स जो है आपके लिए एक बहुत आसान विषय बन चुकी है। आपने शायद इस विषय को बहुत रट रटा के काम किया होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट बन जाएगी। शायद बाकी सब्जेक्टों में जैसे आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से प्यार होगा, ऐसे ही इसी से प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब बाकी के बचे हुए कुछ 10% देश, 80 और 10 90 और 10% देश, जैसे कि आपका फ्रांस है। फ्रांस में एक सिस्टम फॉलो होता है जिसमें वो लोग लंबाई को, 1 सेकंड का समय देना मुझे, जिसमें वो लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापना पसंद करते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में मापना पसंद करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापना पसंद करते हैं, और मैंने कहा कि समय तो हर जगह सेकंड में ही मापा जाता है। अरे रुक जाओ भाई, समय हर जगह सेकंड में ही मापा जाएगा। ठीक है, इसका कलर भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इसका पहला शब्द उठाओ सी, जी और एस, तो इसको बोलेंगे हम सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हमारे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपका एमकेएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया और सीजीएस सिस्टम हो गया। तो बड़ी आसान सी बात है भाई, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब आपको बस ये याद रखना है, देखो एमकेएस सिस्टम तो 80% देशों में यूज हो रहा है, उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन सवाल पूछा जाएगा एफपीएस सिस्टम किस कंट्री में इस्तेमाल होता है या सीजीएस सिस्टम किस कंट्री में इस्तेमाल होता है। तो आप देखें, याद रखें कि 2 देश हैं, एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है, या ब्रिटिश कह दो। एफ देखो, ये सिस्टम एफ से शुरू हो रहा है तो इसके देश का नाम एफ से शुरू नहीं होगा, बस ऐसे याद रखना है, ये होगी ट्रिक। इसके देश का नाम एफ से शुरू नहीं होगा, यही इसकी ट्रिक है। अब कोई आपसे पूछे एफपीएस तो कहोगे उसके लिए तो ब्रिटिश सिस्टम है, और सीजीएस तो सीजीएस के लिए फ्रांस सिस्टम हो जाएगा आपका। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी एक बार सभी साथी नोट करिए और थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया मुझे याद हो गया। दिन कहते हैं याद करा दो सब ट्रिक के साथ। देखो मेरे साथी, कुछ चीजें हमें समझनी ही पड़ेंगी, बाकी कुछ चीजें मैं आपको ऐसे याद कराता हुआ चलूंगा, जैसे मैंने भी आपको एक ट्रिक बताई है। इनको आप अपने हिसाब से नोट भी कर सकते हैं ट्रिक को, लेकिन आप बिल्कुल अंधरट्टा मानने के चक्कर में ना रहना
कि हर चीज में मैं ट्रिक लगा के रट लूं। ट्रिक का मतलब आपको एक नई चीज और याद करनी पड़ती है, पूरे विषय को ट्रिक से नहीं याद किया जा सकता, समझो आप। ट्रिक का मतलब है आपको एक चीज उसके साथ और याद करनी है, ट्रिक के साथ में। हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रिक से हमने याद कर लिया, नहीं, ट्रिक कुछ चंद चीजों को याद कराएगी, ओवरऑल को नहीं। इसलिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और जहां ट्रिक की जरूरत होगी मैं आपको 100% ट्रिक दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए भी तैयार है ना। असल में मजा ही तब होता है यार किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, जब आप उसको समझ के पढ़े, रट के पढ़ने में कोई फायदा नहीं। अब सुनो, ये बहुत पुरानी बातें हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चल रहे थे, लेकिन यहाँ एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? मान के चलिए 3 देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हो रही है। एक अपने मोदी जी हैं, मान लो उस समय पे मोदी जी थे फॉर एग्जांपल। एक हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात हो रही है कि वो सामूहिक रूप से एक मिसाइल बना रहे हैं, और चर्चा है कि भाई मिसाइल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सभी देशों के, इन 3 देशों के वैज्ञानिक बैठे, उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं डिसीजन लेने के लिए, पॉलिटिकल। तो मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, इस मिसाइल की लंबाई हमारे वैज्ञानिक बताते हैं 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब समझिए, आप तो चलो ठीक है मीटर समझते हैं, 15 मीटर कहते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन गई, अच्छा इतना होता है 15 मीटर। लेकिन इस देश के साथियों के लिए ऐसी ही बात है जैसे मैं आपको हाथ पर चीनी रख के कह रहा था इतने पाउंड चीनी है, तो वो तो अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे, ना ये अंदाजा लगा पाएंगे। अरे इन्होंने तो बचपन से जन्म जन्मांतर से पाउंड पढ़ा है, इन्होंने ग्राम पढ़ा है, तो ये दोनों जो है बिल्कुल एकदम घबरा जाएंगे। ये कहेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहेंगे, हे मोदी जी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट नॉट मीटर। अब ये कहेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट फुट, दिस इज सेंटीमीटर। भैया सब लड़ पड़ेंगे आपस में, यार यूनिट ये कह रहे हैं भैया लंबाई को फुट में कहो, मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मीटर में कहेंगे, और ये अपना कहते हैं सेंटीमीटर में कहेंगे। तो यहाँ पर एक लड़ाई वाली सिचुएशन बन गई। तुम खड़े हो कोने में, तुम मान लो वैज्ञानिक हो, तुम हंस गए। मोदी जी कहेंगे तुम बहुत हंस रहे हो, कहाँ से हो? तुम कहोगे जी यूपी से हो, बुलडोजर चलवा देंगे। तुम कहोगे अरे मोदी जी रुको, तो हर काम बुलडोजर से नहीं होता यार, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। तुमने कहा मोदी जी बताओ क्या समाधान है, बताते क्यों नहीं, हंस रहे हो? उन्होंने कहा सुनिए समाधान ये है कि देखिए, आप जब चाइना जाते हैं तो क्या चाइनीज भाषा सीख के जाते हैं, या आप जापान जा रहे हैं तो क्या जापान में जापान की भाषा सीख के जाते हैं? नहीं भाई, आप क्या करते हो? मोदी कहेंगे नहीं, तो क्या करते हो? इंग्लिश में बात कर लेते हैं, चाहे उनके ट्रांसलेटर करते हो। मतलब कुल मिलाकर अगर हम किसी दूसरे देश में जाएं जहां पर वो भाषा नहीं चलती हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब हमने क्या किया हुआ है कि सभी देशों की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको हम देश में रहने पे बोलते हैं, लेकिन जब हम सारे एक साथ बैठते हैं, सभी देशों के लोग, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो तुमने सलाह दी कि मोदी जी ऐसा है, ये तुम्हारे सबके अपने देशों के सिस्टम है, बोलिए इनको अपने देश में क्या समस्या है। लेकिन अगर बात हो कि एक आदमी दूसरे देश में जाए या सभी को मिलकर बैठकर बात करनी है, तो एक नया सिस्टम बना लीजिए मात्रकों का, जिसको सब फॉलो करें। तो 3 सिस्टम होने के बाद भी, 3 मात्रकों की पद्धति होने के बाद भी मुझे एक चौथी मात्रकों की पद्धति की जरूरत पड़ी, और उसका नाम मैंने रखा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एक ऐसी पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉलो की जा सके, इसको मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि मात्रकों का इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंग्लिश में हम इसको शॉर्ट में एसआई बोल देते हैं। एसआई सिस्टम भी कई बार बोला जाता है, बट देखो इंटरनेशनल सिस्टम में इटसेल्फ सिस्टम है, बट फिर भी चलो हम लगा लेते हैं, आप क्योंकि एसआई पढ़ते हो। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। मैं दावा करता हूं आपने इसको खूब रटा होगा, मात्रकों की 4 पद्धतियां होती है, लेकिन आपने कभी ये ना सोचा, ना शायद किसी ने बताया होगा कि यार 3 मात्रकों की पद्धतियां होने के बाद भी हमें चौथे की जरूरत क्यों है। ये चीजें ना थोड़ी सी आपको चीजों को याद रखने में हेल्प कर देंगे, अगर हम ऐसे समझ के चलेंगे तो। आज आपको समझ आया होगा कि 3 मात्रकों की पद्धति होने के बाद भी क्यों मेरे पास चौथी मात्रकों की पद्धति की जरूरत थी। अब देखिए, ये बातें हैं 1967 की। 1967 में ये डिस्कशन हुआ, यानी कि हमने कहा कि एक परिकल्पना आई, एक कंसेप्ट आया इस कि हमें कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन यार ये काम ऐसा तो है नहीं कि आज ही हो जाएगा, भाई सारे देशों के वैज्ञानिकों को बैठना है। मान लो मैं आज अपने देश से एक बात लिख के देता हूं, वो कल अमेरिका जाती है, अमेरिका वाले उस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, वो जापान जाती है, सारे देशों के लोगों को अपने अपने उसमें रिएक्शन देती थी। तो कुल मिलाकर ऐसा पूरा काम होने में 11 वर्षों का समय लगा। और सॉरी 1960, सॉरी ये 1960 में इसकी एक परिकल्पना आई, और इसको बनने तक 11 वर्षों का समय लगा, और 1971 में ये बनकर तैयार होती है। तो सवाल आता है कि बताओ ये कब तो लागू हुई और कब इसकी परिकल्पना आई। ठीक है, ये सवाल आएगा। अब सुनो, एक सवाल और आएगा, क्वेश्चन रहेगा कि एसआई सिस्टम किस वर्ष लागू हुआ था। एसआई सिस्टम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका ऑप्शन होंगे 1967, 1947, 1950 या 1911। बताओ भाई, आप इसमें से क्या ऑप्शन लगाएंगे कि किस वर्ष लागू हुआ था? थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखिए, जिन भी साथियों को अच्छा समझ में आ रहा है वो वाकई बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, और बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप थोड़ा सा बस चीज़ों को धैर्य के साथ सुनें, समझें, आपको 100% क्लास समझ में आ जाएगी। कुछ भी आपके डाउट हो बीच बीच में पूछते रहें, वैसे कोई डाउट बचेगा ही नहीं। बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान देना है। मतलब जब मैं यहाँ पे कुछ आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप कमेंट टाइप करना पे कम ध्यान देना। कमेंट टाइप करने पे ध्यान दोगे तो फिर मेरी बात पे ध्यान नहीं जाएगा, और फिर चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। सारा खेल सुनने का है, जिस समय पर मैं कुछ बोल रहा हूँ उस समय पर आप उसको ध्यान से सुने, बस सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक बड़ी समस्या है यहाँ। ऐसे केस में तुम क्या करोगे? ऐसा सिस्टम लागू हुआ था 1971 में, कोई सा ऑप्शन ना है, जो वहाँ एग्जामिनर होंगे ना, जो ड्यूटी देंगे, उनको बुलाओ, अरे अंकल जी यहाँ को आओ, हाँ क्या हुआ भैया, सिस्टम खराब है ना अंकल जी, जो सवाल आया है ना उसमें ऑप्शन नहीं है। देखो भाई, उनको इन चीज़ों में छेड़छाड़ करने की कोई अनुमति नहीं है। वो कहेगा भाई साहब मैं तो 10वीं पास आदमी, एक समोसा मिल जाएगा, मुझे 500 रुपये मिलेंगे, मैं ना जानूँ क्या होता रास्ते पद्धति, तुम लगा लो जो अपना लगाओ। तो ऐसे बहुत बार सवाल पूछा गया है। कई बार पूछ लेगा परिकल्पना का, भाई ऑप्शन ही नहीं देगा, लागू होने में सही ऑप्शन नहीं देगा। तो फिर तुम ये मान लेना कि भाई इस सवाल से संबंधित 2 साल हैं, 1960, 1971, और अगर 1960 नहीं दिया हुआ है, सॉरी मैं इसको 60 करना चाह रहा था, ये गलती से मुझसे 67 हुआ है। ठीक है, तो तुम 1900 अप्लाई में आना चाहिए था 1971, बट अगर नहीं है तो तुम क्या लगा के आ जाओगे? 1960 इसमें तुम लगा के आ जाओगे। ठीक है, अब ऐसा ना करना टेलीग्राम ग्रुप में आज ही डाल दो कि देखो लिखवाया क्या है, टिक गलत लगा है मास्टर। तो समझ लेना पूरी बात को है ना, कि अगर सही ऑप्शन ना हो तो वो दूसरा ऑप्शन लगा देना जो आपको सवाल में दिया गया हुआ। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? तो ये हो गई हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब हमारी जो जिम्मेदारी है आगे वो ये है कि हम इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को समझें कि क्या ये बनाई गई थी, क्या ये इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें सभी राशियों का बंटवारा करना है, क्वांटिटीज का बंटवारा करना है। क्या मात्रकों का भी करना है? भाई राशि के साथ ही मात्रक चलते हैं। हर एक राशि का कम से कम एक मात्रक तो होगा, या उससे ज्यादा भी मात्रक हो सकते हैं।
तो अगर मैं कहूँगा राशियों का बंटवारा, तो डेफिनेटली वो मात्रकों का बंटवारा है। भाई जब भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन जब परिवार के बंटवारे होते हैं तो उनमें हम ये थोड़ी कहेंगे कि मम्मी पापा का बंटवारा है तो क्या बच्चों का भी बंटवारा होगा। अरे अगर मदर फादर का बंटवारा है तो फिर बच्चों का भी बंटवारा है, मतलब जैसे ताऊ चाचा जी में बंटवारे हुए तो ऐसा थोड़ी केवल ताऊ जी का बंटवारा है, वो तो उनके बच्चों का भी बंटवारा है। तो राशियों के साथ ही मात्रक चलेंगे। ठीक है, अभी अगली बात को समझने के लिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए मुझे कम से कम 30 मिनट का समय लगेगा और हमारे पास 30 मिनट नहीं है, मुश्किल से 7-8 मिनट है। ये सिस्टम बीच में रह जाएगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको यही विराम देते हैं आज की क्लास को और कल हम लोग मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में अब मेरी सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। पहली चीज देखिए, अगर आप सच में न केवल फिजिक्स को बल्कि किसी भी विषय को समझना चाहते हैं तो आपको उस विषय को अच्छे से नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, मैं आपको ना देखो कुछ चीजें ऐसी बताता हुआ चलूंगा जो मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के समय पर गलतियां की, फिर समय के साथ मुझे समझ में आई और मैंने उनको सुधारा। तो मैं हर क्लास में कोशिश करता हूं कि भाई अपनी उन चीजों को मैं शेयर करता हूं जिनसे मुझे फायदे हुए, या उन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको बताता हूं जिनसे नुकसान हुए। ये मैं हर क्लास में अपना करता हूं। इस क्लास में मैं बताऊंगा, मुझे पता है सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं जितना मानेंगे उनको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। तो भैया जी आप सभी को एक काम ये करना है, देखिए मैं आपको गलती बताता हूं, आप क्या करते हो कि हम लोगों ने एक क्लास ली, नो डाउट कोई क्लास बहुत अच्छी समझ में आती है, कोई क्लास थोड़ी सी कम अच्छी समझ में आती है, लेकिन समझ में सब आती है। बट हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमने उसका बिस्तर बंद किया और उसे रख दिया। हम बेशक दिन में 8 घंटे क्लास ले रहे हैं, फोन सामने रख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 8 घंटे हम मेहनत कर रहे हैं, उसी को हम 8 घंटे की पढ़ाई मान के सो जा रहे हैं। हमने अपने अपनी दिमागी क्षमताओं को इतना ओवर कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि एक बार सिर्फ पढ़ने से मुझे याद हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत छोटी सी चीज के बारे में आप सोचिए, ऐसे अनार, अगर आपने हिंदी डीप पढ़ी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ठीक है, बाकी उससे जिसने बचपन में ऐसे अनार बहुत अच्छे से याद किए हों और आज उससे सुनिए उसको याद नहीं होंगे, लेकिन गिनतियां एबीसीडी सबको याद है, क्योंकि ऐसे अनार का कोई यूज हमारी जिंदगी में नहीं रहा, लेकिन गिनतियां और ये एबीसीडी इनका यूज रहा, इंग्लिश का लिखने में यूज रहा, इसलिए हमें आज तक भी याद है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखिए हमारा दिमाग भूलने के लिए बना होता है, हमारा दिमाग नेचुरली याद करने के लिए नहीं बना, हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है। अपने आप अगर आप उसको छोड़ोगे तो भूलने के लिए क्यों बना है? अरे भाई तुम सोचो, बस में बैठ के जा रहे हो, तमाम तरह की दुनिया जहान की दुकानों के नाम तुम पढ़ते हुए जा रहे हो, अग्रवाल स्वीट है, ये दवाखाना है, वो है, टिम्बर स्टोर है, ये स्टोर है। अगर दिमाग उन सब चीजों को याद रखेगा तो भाई दिमाग तो मेमोरी, चाहे इनफाइनाइट मेमोरी सही, लेकिन परेशान तुम हो जाओगे। फिर वो चीजें याद रखी हुई जुड़ेंगी आपस में, सपने बनेंगे, वही सब चीजें होंगी। मतलब आप अगर समझना इस चीज को, साइंटिफिकली बात मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बड़ा काम किया इस बात पे कि याद रखने का तरीका क्या है। तो मैंने पाया कि दिमाग बना भूलने के लिए होता है। जब आप सोते हैं तो रात भर दिमाग, देखिए दो तरह की मेमोरी हमारे पास, ये मान लीजिए समझने के लिए टेम्परेरी, परमानेंट। दिन भर में टेम्परेरी मेमोरी में चीजें दिमाग प्रोसेस करेगा कि कौन सी चीज जरूरी है। अब दिमाग को कैसे पता लगेगा भाई कौन सी चीज जरूरी है? उसके लिए वो क्या करता है, ये देखता है कि इसने कितनी चीजों को दोहराया। तो जिस चीज को आपने एक बार पढ़ा, डिस्कस कर लिया, किसी से दोहराया नहीं, दिमाग उसको इरेज कर देगा, मिटा देगा। और जो चीजें आपने दोहराई, याद करी, दिमाग को लगता है कि अच्छा ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज में ला रहा है, तो वो उसको परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है चीजों को दोहराना। कई बार हम कहते हैं टीचर से कि सर हमारा ना रिवीजन करवा दो। अरे भाई क्या महापाप कर रहे हो, ये तो तुम ऐसा कह रहे हो किसी से, जैसे तुम कह रहे हो कि मास्टर जी मेरा खाना हिस्से का तुम खा लेना, मेरा पेट भर जाएगा। कैसा हो सकता है? अरे रिवीजन सेल्फ चीज होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे पास तो दूसरे के नोट्स हैं, सिलेक्टेड बच्चे के नोट्स हैं, उनसे पढ़ो। अरे महाराज जी नोट्स अपनी चीज है, नोट्स अपनी एक चीज है। तो रिवीजन हो गया, नोट्स हो गया, ये सब खुद की तुम्हारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तुम्हारे दिमाग में जाएगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है रात को सोने से पहले आपको सारे के सारे विषयों का रिवीजन करके सोना है। ये चीज आज ही आप अपनी जिंदगी में लागू कर देना। 7 दिन मेरे कहने से करके देख लो, आप अच्छे चेंज आपको मिलेंगे। आपकी जो शिकायतें होती है मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको फैक्ट याद नहीं होते। ये तो केवल एक सब्जेक्ट, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट याद करने हैं और एक बार नहीं, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो। इस दिन किसी क्लास की छुट्टी है, उस समय को ऐसे मत बहा दो, उस समय पर रिवीजन करो, पूरा कर लो उसका रिवीजन। बाकी कुछ चीजें मैं आपको आगे बताता हूं। आज के लिए मेरा पहला पॉइंट यही था कि जब भी आप मेरी अगली क्लास में आओ तो रिक्वेस्ट बस यही है हाथ जोड़कर कि भाई पिछला सब कुछ याद होना चाहिए। आज आप देखें मैंने खूब अच्छे से आपको राशि समझाई, मात्रक समझाई, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस सब अच्छे से समझाया। बस कल ऐसा ना हो जाए तुम मुझसे पूछो भैया एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, बताने को मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप समझो कि दिखाना भाई कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में। अगर हर एक आदमी एक सेकंड में पूछेगा तो फिर मान लो 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपके। लगभग 3000 बच्चे हैं क्लास में, तो एक सेकंड में सब पूछेंगे तो कम पड़ जाएगा और उसकी फिर ऐसे भी लगेगा कि यार आपने चीजों को याद नहीं किया। पहला दिन है इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिवीजन और उसकी इंपॉर्टेंस। आगे बस शॉर्ट में याद दिलाता हूं कि हां भाई रिवीजन सबको जरूर करना है। तो रिक्वेस्ट है नोट सबको बनाने हैं, रिवीजन करने के बाद ही, इतना याद करने के बाद ही आप मुझसे कल क्लास में मिलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।